Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic industrial relation. So let's start. नेम ही सजेस्ट कर रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि एक इंडस्ट्री है. इंडस्ट्री किस चीज़ से बनी होती है? इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट भी होती है और वर्कर भी होते हैं जो काम करते हैं. मैनेजमेंट क्या काम करती है? पॉलिसीज़ बनाने का, यानी कि जो कॉग्निटिव वर्क करती है, पॉलिसी बनाने का, डिसीजन मेकिंग करने का, स्ट्रैटेजीज बनाने का, प्रोसीजर्स को डिफाइन करने का, ये काम कौन करती है? मैनेजमेंट करती है. बट एक्चुअल में उसे एग्जीक्यूट कौन करता है? हमारे वर्कर्स करते हैं. सो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या डिफाइन करता है कि जो मैनेजमेंट है और वर्कर्स हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है. और इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर फेवरेबल है तो ये डिनोट किया जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट है और उसके जो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स हैं उनके बीच में काफ़ी फ्रेंडली और अच्छा रिलेशन है. द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट विच स्टेम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फॉर द यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप. सो एक इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर टर्म की हम बात करें तो वो क्या डिटरमाइन करता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मैनेजमेंट के और हमारे जो भी वर्कर्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, वर्कर्स के कैसे रिलेशंस हैं वो हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन. अब देखो मैनेजमेंट में क्या होते हैं? लिमिटेड पर्सन होते हैं. मैनेजमेंट में 5 होंगे, 10 होंगे, इतने ही मेंबर्स होंगे. बट ऐसा सेम वर्कर्स के साथ तो नहीं होता ना. वर्कर्स तो कितने होते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ वर्कर्स होते हैं. 1000 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं. सो हर एक वर्कर के साथ क्या रिलेशन है, इस इक्वेशन को नहीं देखा जाता कि मान लो मैनेजमेंट में हमारे 5 इंडिविजुअल्स हैं और जो हमारे वर्कर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या है? 2000 है. तो ये नहीं देखा जाता कि मैनेजमेंट के इन 5 मेंबर्स का पूरे के पूरे 2000 के साथ कैसा रिलेशन है. इसीलिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उनके साथ एक यूनिटरी, यानी कि एक पूरी यूनियन बना दी जाती है. उनकी यूनियन क्या होती है? जो इन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती है. जैसे आपने क्या देखा है स्टैटिस्टिक्स की, अगर आपने स्टडी की हो तो अगर ये हमारी क्या होती है? पूरी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से सैंपल को सेलेक्ट कर लिया जाता है जिस पे सारा डाटा परफॉर्म किया जाता है. इस पे क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि एफर्ट्स ज़्यादा ना लगे और जल्दी हम अपने काम को कर लें. और ये सैंपल क्या करेगा? पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा. सेम इन द केस ऑफ वर्कर्स, की वर्कर्स हमारे क्या होते हैं? बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं, 2000 3000. वो किस पे डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है. तो वर्कर्स लार्ज अमाउंट में होते हैं, तो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए जाते हैं. रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट, वो हमारे क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव. और रिप्रेजेंटेटिव को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रेड यूनियन. तो आप क्या बोल सकते हो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है जो डिफाइन करता है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशन है. या फिर आप क्या बोल सकते हो कि वर्कर्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअल में ट्रेड यूनियन. और मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशन है? दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन. सो द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या एक्सप्लेन करता है? रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो वर्कर और एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके और मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशन है. या फिर आप ये भी कह सकते हो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, कि यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप क्या है, कि यूनियन और मैनेजमेंट के बीच पे कैसे रिलेशन है. सिंपल सी बात है कि अगर जो हमारी ट्रेड यूनियन है, अगर वर्कर्स को क्या कर रही है? ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट कर रही है. अगर ट्रेड यूनियन के मैनेजमेंट के साथ अच्छे रिलेशन है, दोनों साथ साथ चलते हैं, तो इसका सिंपली मतलब यही है कि वर्कर के भी मैनेजमेंट के साथ अच्छे रिलेशन है, क्योंकि ट्रेड यूनियन काम ही किसके लिए कर रही है? वर्कर्स के वेलफेयर के लिए तो कर रही है. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या डिटरमाइन करता है कि वर्कर्स और ट्रेड यूनियन का क्या रिलेशन है हमारी मैनेजमेंट के साथ. कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन रन ऑन दैट रिलेशनशिप, यानी कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसी रिलेशनशिप पे रन करती है, इसी पे डिपेंड करती है. वही ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है? सर्वाइव कर सकती है जिसके अंदर अच्छे रिलेशंस होंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो ट्रेड यूनियन मान लो कुछ डिमांड कर रही है कि वर्कर्स को क्या मिलना चाहिए? इंक्रीमेंट मिलना चाहिए. अगर मैनेजमेंट वो इंक्रीमेंट नहीं देगी, इसका मतलब उनके बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे, कन्फ्लिक्ट हो जाएंगी. तो इसकी वजह से क्या होगा? वर्कर्स स्ट्राइक पे जा सकते हैं, वो काम स्टॉप कर सकते हैं, काम ना करें, पुअर कर सकते हैं, यानी कि बुरा काम करें, डिले कर दें काम में. तो जिसकी वजह से पूरा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ेगा, कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, सेल्स कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी. तो एक वही ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सर्वाइव कर सकती है, वही ऑर्गेनाइजेशन वेल रह सकती है जिसके अंदर ये रिलेशन क्या हो? अच्छे से वर्क कर रहा हो. नाउ स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या स्कोप है? रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल वर्कर एंड मैनेजर कोल्ड पर्सनल रिलेशन, यानी कि एक वर्कर के और मैनेजर के बीच में क्या रिलेशन है जिसे हम बोलते हैं पर्सनल रिलेशन.
जो स्कोप मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ कि हमारे वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, या ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, यही हमारे क्या है स्कोप। स्कोप का मतलब ही क्या होता है कि ये किन रिलेशन को इंक्लूड करता है। तो अगर हम वर्कर और मैनेजमेंट के रिलेशन को देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल वर्कर का कैसा मैनेजमेंट के साथ रिलेशन है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल रिलेशंस। द कलेक्टिव रिलेशन किसे बोलेंगे, लेबर यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में कैसा रिलेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव रिलेशन। कलेक्टिव क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो ट्रेड यूनियन है या लेबर यूनियन है वो सभी कलेक्टिवली सभी वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर हम वर्कर के साथ मैनेजमेंट का, इंडिविजुअल वर्कर के साथ मैनेजमेंट का रिलेशन देखें तो वो हमारा क्या होता है, पर्सनल रिलेशन। बट डिफरेंस क्या होता है कि अगर एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो पर्सनल रिलेशन वर्क करता है कि हमारे मान लो 200 वर्कर्स हैं तो ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट 200 के साथ अच्छे से डील कर सके। बट अगर वर्कर्स 2000 हैं, 20,000 हैं, तो उस टाइम पे 1 to 1 डील करना इम्पॉसिबल हो जाता है और कलेक्टिव रिलेशंस पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो हमारे स्कोप क्या हुए, पर्सनल रिलेशन एंड कलेक्टिव रिलेशन। पर्सनल रिलेशन इज इंडिविजुअल वर्कर एंड मैनेजमेंट रिलेशन, कलेक्टिव रिलेशन इज ट्रेड यूनियन और लेबर यूनियन एंड मैनेजमेंट रिलेशन। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को मैनेज करने के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि गुड एंड हेल्दी रिलेशन रहे दोनों पार्टनर्स के बीच में, यानी कि हमारी मैनेजमेंट और वर्कर, या आप कह सकते हो मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के बीच में अच्छा रिलेशन रहे। मेन ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन का यही है कि इंडस्ट्री के अंदर अच्छे रिलेशन मेंटेन रहें। बट अदर ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्कर इन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, यानी कि जो आपके वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन देखो क्यों वर्क करती है। अगर मैनेजमेंट है, ऑब्वियसली मैनेजमेंट क्या है, एक सुपर पोजीशन पे है, ऊपर वाली पोजीशन पे है, अच्छी सैलरी उन्हें मिलती है, अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट मिलती है। वर्कर्स क्या हैं, जो लोअर लेवल पे वर्क करते हैं, थोड़े नीचे वर्क करते हैं, उनके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उनके पर्सपेक्टिव में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट को तो ऑलरेडी फैसिलिटीज़ मिलती ही हैं। वर्कर का इकोनॉमिक स्टेट इंप्रूव करने के लिए, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करना भी हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक ऑब्जेक्टिव है, ताकि वर्कर के साथ कैसे रिलेशन है उन पे फोकस किया जाए। एक ऑर्गेनाइजेशन ये ना सोचे कि वर्कर कैसे भी हो, उनके साथ हमारी कैसी रिलेशन हो, हमें तो उनसे काम ही निकलवाना है। अगर वो इस डिमांड के साथ रहेंगी, इस पर्सपेक्टिव के साथ रहेंगी, तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क नहीं कर सकती। इस कॉन्सेप्ट को इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो फोकस करते हैं। कंट्रोल बाय द स्टेट ओवर इंडस्ट्रीज टू रेगुलेट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्यों बनाया गया है, कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के रिगार्डिंग क्या है, लॉज भी बनाए गए हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पे क्या लॉ है, कि किस तरीके से अगर डिस्प्यूट है, देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है कि दोनों के बीच में कैसे रिलेशन है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या हो जाएगा कि मैनेजमेंट और वर्कर्स या ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में कोई झगड़ा है, कोई कंफ्लिक्ट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्यों बनाया जाता है, ताकि इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी हमारी चीज़ें उन्हें कंट्रोल किया जा सके, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को लॉज के थ्रू, रेगुलेशंस के थ्रू कंट्रोल किया जा सके। सोशलाइजेशन और नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बाय मेकिंग द स्टेट इटसेल्फ द एम्प्लॉयर, यानी कि इंडस्ट्रीज को क्या बनाना, सोशलाइज बनाना। सोशलाइज यानी कि जो सोसाइटी ओरिएंटेड हो जाए वैसी बना देना, नेशनल ओरिएंटेड बना देना। और वो तभी होंगी जब वो क्या करेंगी, हमारे पीपल के बारे में सोचेंगी, वर्कर्स के बारे में सोचेंगी। क्योंकि इंडस्ट्री खुद के बारे में तो सोचती ही है, प्रॉफिट इंक्रीज करने पे तो फोकस करती है, बट इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या कह रही है, सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करना सही नहीं है, इन रिलेशंस पे भी फोकस करो, वर्कर्स पे भी फोकस करो, वो सेटिस्फाई है नहीं है, अगर उनके रिलेशन अच्छे नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या कमियां आप छोड़ रहे हो, इन सब चीज़ों पे फोकस करो, सो दैट आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इमेज भी अच्छी हो जाए और वो क्या हो जाए, सोशलाइज हो जाए। वेस्टिंग द प्रोप्राइटरशिप ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द वर्कर, यानी कि वर्कर का भी इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेशन है, कि उनका भी हमारी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन है, उसे आइडेंटिफाई करना, उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इंडस्ट्रियल रिलेशन का यूज़ करते हैं। सो ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा और ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं कि हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव ही है। उसके अलावा क्या है, डिस्प्यूट्स को कम करना, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन को हम अच्छी अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, स्मूथ फंक्शनिंग करना, और उसके अलावा जो हमने डिस्कस किए हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बेटर हो, या फिर स्टेट अच्छे से रेगुलेट कर सके, और जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर वर्कर के पार्टिसिपेशन को शो करना, ये सब हमारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, कि अगर आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन आप अच्छे मेंटेन करते हो तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होंगी, क्या सिग्निफिकेंस होंगी, कि हेल्प करता है कि डिस्प्यूट, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे हैं तो मान लो कोई डिस्प्यूट होता भी है तो उसे आप इजीली सेटल कर सकते हो। आपकी जो स्मूथ फंक्शनिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन करेगी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स हैं वो अच्छे से वर्क करेंगे। मेंटेन डिसिप्लिन अमंग वर्कर्स, कि अगर वर्कर्स के साथ अच्छे रिलेशन होंगे ना, तो अगर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स बनाए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं, वो खुशी खुशी उन्हें परफॉर्म करेंगे, क्योंकि
क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन से हैप्पी हैं। तो डिसिप्लिन को परफॉर्म करने में भी हेल्प करता है, कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस अब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। अगर आप अपने ऊपर खुद के ऊपर लेके देखो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप क्या है, आपको अच्छा नहीं लगता उस ऑर्गेनाइजेशन में जाना क्योंकि आप उससे फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको लगता है कि आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है मैनेजमेंट के साथ, आपकी मैनेजमेंट बहुत डिस्क्रिमिनेशन बिहेव करती है, एक अच्छी वेज आपको प्रोवाइड नहीं कर रही, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका अब्सेंटिज्म ज़्यादा होगा, या फिर आप क्या सोच रहे होगे, नई जॉब के लिए सोच रहे होगे और जल्द ही आप क्या कर दोगे, ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर दोगे, तो टर्नओवर भी ज़्यादा होगा। बट अगर आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वहाँ सब आपसे फ्रेंडली बात करते हैं, सबके साथ आपका क्लोज रिलेशन बन गया है, तो आपका मन क्या करेगा, छुट्टी होगी ना उस दिन भी आपका ये होगा कि जाने का मन है, तो वो आपका क्या होता है, जिसके थ्रू इंडस्ट्रियल रिलेशन के थ्रू आपका अब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर कम हो जाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग आप कर पाते हो, क्योंकि अगर रिलेशनशिप अच्छे हैं ना तो ईजिली आप एक नेगोशिएशन पॉइंट पे पहुंच सकते हो। मान लो मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट कुछ अलग है और वर्कर या ट्रेड यूनियन का व्यू पॉइंट कुछ अलग है, वो कुछ और सोच रहे हैं और ये कुछ और सोच रहे हैं उस पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग। अगर रिलेशन अच्छे नहीं होंगे ना तो दोनों क्या करेंगे, अपनी जिद पे अड़े रहेंगे कि नहीं यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। बट रिलेशंस अच्छे होंगे तो दोनों क्या सोचेंगे, एक म्यूचुअल पॉइंट पे आ जाए जहां दोनों सेटिस्फाई हों, तो नेगोशिएशन इजी हो सकता है। एंड सपोर्टिव एटीट्यूड, दोनों तरफ से क्या होगा, सपोर्टिव एटीट्यूड होगा, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव एटीट्यूड रहेगा। नाउ पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो 3 पर्सपेक्टिव होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन के। द 3 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर जनरली नोन एज यूनिटेरिज्म, pluralism and Marxism, which offers as particular perception of a workplace relation and will therefore interpret such events on workplace conflict। जो क्या करते हैं कि क्या परसेप्शन है, परसेप्शन का मतलब क्या डिफाइन करते हैं कि एक इंडस्ट्री के अंदर रिलेशनशिप को किस तरीके से देखा जाता है, तीनों पर्सपेक्टिव डिफरेंट व्यू पॉइंट से हमें डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले यूनिटरी पर्सपेक्टिव। यूनिटरी पर्सपेक्टिव देखो, हम बोलते हैं यूनिटरी वर्ड को हम काफ़ी यूज़ करते हैं। यूनिट क्या होता है, एज अ सिंगल थिंग देखना, उसको हारमोनियसली देखना, इकट्ठा देखना, क्या होता है, यूनिट पर्सपेक्टिव होता है। तो यूनिटरिज्म क्या कहता है, द ऑर्गेनाइजेशन इज परसीव्ड एज एन इंटीग्रेटेड एंड हारमोनियस सिस्टम व्यूड एज वन हैप्पी फैमिली, कि ऑर्गेनाइजेशन को एक हैप्पी फैमिली की तरीके से देखना जो इंटीग्रेटेड, इकट्ठा वर्क करती है, एक यूनिट की तरह वर्क करती है, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को देखना, दैट इज यूनिटरी पर्सपेक्टिव। तो यूनिटरी पर्सपेक्टिव क्या मान के चलते हैं कि जो मेंबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के और जो मैनेजर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, दोनों का इंटरेस्ट एक है, दोनों के सेम ऑब्जेक्टिव है, सेम इंटरेस्ट है, एक ही चीज़ को वो अचीव करना चाहते हैं, एक ही उनका पर्पस है, और उसे अचीव करने के लिए हारमोनियस वे में इकट्ठा मिलके हैंड टू हैंड परफॉर्म कर रहे हैं म्यूचुअल गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज यूनिटरी पर्सपेक्टिव। तो यूनिटरी पर्सपेक्टिव क्या कहता है, जो ये मान के चलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिट की तरह है जिसके अंदर वर्कर्स और मैनेजमेंट मिलके इकट्ठा काम करते हैं, हैंड टू हैंड काम करते हैं, ताकि सेम ऑब्जेक्टिव को, सेम इंटरेस्ट को क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके, दैट इज यूनिटरी पर्सपेक्टिव। वो इसे कैसे देखते हैं, एज अ हारमोनियस सिस्टम। यूनिटरिज्म हैज अ पेरेंटलिस्टिक अप्रोच। पेरेंटलिस्टिक अप्रोच क्या होती है, जिस तरीके से पेरेंट्स और चिल्ड्रन के अंदर अप्रोच होती है ना, उसको हम बोलते हैं पेरेंटलिस्टिक अप्रोच। यानी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या है, पेरेंटलिस्टिक अप्रोच है। ट्रेड यूनियन और जो हमारे या फिर वर्कर्स मान लो और मैनेजमेंट क्या है, पेरेंटलिस्टिक इक्वेशन को शेयर करते हैं कि मैनेजमेंट एज अ पेरेंट एक्ट करती है, जो अपने चाइल्ड्स के बारे में कंसर्न्ड भी है, उनकी अच्छी इक्वेशन को भी देखती है, वर्किंग एनवायरनमेंट को भी देखती है, और सब मिलकर इकट्ठा वर्क करते हैं, दैट इज यूनिटरी पर्सपेक्टिव। ट्रेड यूनियंस आर डीम्ड एज अननेसेसरी एंड कन्फ्लिक्ट इज परसीव्ड एज डिसरप्टिव। यानी कि इसके अंदर हम क्या मान के चलते हैं कि ट्रेड यूनियन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वर्कर्स और जो मैनेजमेंट है वो ऑलरेडी काफ़ी क्लोज है, काफ़ी सेम इंटरेस्ट शेयर कर रही है। और अगर यहाँ फिर कन्फ्लिक्ट हो जाता है, यूनिटरी में अगर कन्फ्लिक्ट हो गया, यानी कि जैसे हम बोलते नहीं कि जो हमेशा इकट्ठे रहते हैं, अगर उसमें कन्फ्लिक्ट हो गया तो वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ कन्फ्लिक्ट हुआ तो उसे बुरा माना जाता है कि बिल्कुल भी कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, हमें इकट्ठा वर्क करना है, एक साथ वर्क करना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, यूनिटरी पर्सपेक्टिव क्या होता है। पर्सपेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं रिपीट भी कर रही हूँ कि यूनिटरी पर्सपेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को एज अ यूनिट देखना जिसके अंदर हारमोनियसली वर्क किया जाता है, इकट्ठा वर्क किया जाता है वर्कर और मैनेजमेंट के थ्रू, यानी कि वो इकट्ठा इंटीग्रेटेड वर्क करेंगे एज अ हैप्पी फैमिली। और जो हमारे वर्कर्स हैं और मैनेजमेंट का है, ये माना जाता है कि उनका पर्पस सेम है, ऑब्जेक्टिव सेम है, इंटरेस्ट सेम है, इसीलिए ट्रेड यूनियन की रिक्वायरमेंट है नहीं। और जो हमारी ट्रेड यूनियन अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसे डिसरप्टिव माना जाता है।
अब इसके मेन फीचर्स क्या हैं यूनिटरी अप्रोच की? फ्रॉम एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू, एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिटरी कब होगा? जब जो वर्किंग प्रैक्टिसेस हैं वो फ्लेक्सिबल होंगी, यानी कि अगर आपकी फ्लेक्सिबल प्रैक्टिसेस हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो उन्हें काम करने वो ऐसे हैं जो इंडिविजुअल की स्किल के अकॉर्डिंग है और उन्हें ग्रोथ भी करेंगे, एफिशिएंसी भी करेंगे, तो वो क्या होंगे? सेटिस्फाई भी होंगे। इसका मतलब अगर एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूनिटरी अप्रोच कब होगी? जब वर्क प्रैक्टिसेस क्या होंगी? फ्लेक्सिबल होंगी, इनोवेटिव होंगी, और यूनियन, इफ यूनियन इज रिकॉग्नाइज्ड, वैसे तो यूनियन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अगर वो रिकॉग्नाइज की जाए, मानी बनाए भी जाएगी, इट्स रोल इज दैट टू फर्दर मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप ऑफ स्टाफ एंड द कंपनी, यानी कि जो भी आपकी कंपनी है, मैनेजमेंट है और आपके वर्कर्स हैं, उनकी और कम्युनिकेशन को और एनहांस करने के लिए और इम्प्रूव्ड बनाने के लिए ही वर्क करेगी हमारी यूनियन। द एम्फेसिस इज ऑन गुड रिलेशन, गुड रिलेशनशिप पे एम्फेसिस किया जाएगा। देन एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाएगा, एम्प्लॉयज़ के पार्टिसिपेशन पे फोकस किया जाएगा कि डिसीजन मेकिंग में, क्रिएटिविटी में, इनोवेशन में, अगर वो कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर अगर वो कोई भी आइडिया हमें दे रहे हैं तो उनके आइडिया को सुना जाए, तभी क्या होगा? यूनिटरी अप्रोच मानी जाएगी। इन ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तभी एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकती है? यूनिटरी अप्रोच वर्क कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग तभी यूनिटरी अप्रोच है जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। एम्प्लॉय शुड फील दैट स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ मैनेजर सपोर्ट देयर एंडेवियर्स, यानी कि जो भी आपकी एक्सपर्टाइज है या मैनेजर्स हैं वो एक्चुअल में उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, वो एनकरेज होने चाहिए मैनेजमेंट के टुवर्ड्स, तो ही हमारी क्या होती है? यूनिटरी अप्रोच होती है फ्रॉम द एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू। तो एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुई कि वर्किंग प्रैक्टिसेस उनके लिए फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग उनकी वर्किंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। देन मैनेजमेंट में अगर ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज किया गया हो तो उसका मेन काम क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन पे फोकस करना। देन उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन के साथ साथ क्या है कि उनका मीन्स डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन तो है ही, गुड रिलेशनशिप पे फोकस करना और एनकरेज्ड होना। नाउ एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूनिटरी अप्रोच क्या होगी, या फिर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी यूनिटरी अप्रोच क्या होगी कि जो भी हमने पॉलिसीज बनाई है ना वो हमने वर्कर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई हो, कि या जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो मोटिवेट करें एम्प्लॉयज़ को। इस तरीके की अगर हमने पॉलिसी बनाई है जो मोटिवेटिंग होंगी, एनकरेजिंग होंगी, तभी हम यूनिटरी अप्रोच पे रह सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन वाइड ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड, जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाए हैं वो प्रॉपरली कम्युनिकेट होने चाहिए। सबसे पहले पॉलिसी मोटिवेटिंग होनी चाहिए, देन ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली कम्युनिकेट होने चाहिए। रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, कमिटेड एम्प्लॉयज़ हैं, उनको रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए ताकि वो और एनकरेज हो, वो और ज़्यादा मोटिवेट हो। लाइन मैनेजर्स के ऊपर क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी चीज़ों को, ओनरशिप और उसको मैनेज करने की, टीम को मैनेज करने की। स्टाफ मैनेजमेंट कन्फ्लिक्ट, अगर कन्फ्लिक्ट होते हैं तो मीन्स क्या करना, ये कन्फ्लिक्ट किस वजह से हुए हैं उसे आइडेंटिफाई करना फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूनिटरी फ्रेमवर्क आर सीन एज अ राइजिंग फ्रॉम द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, इनएडुकेट प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट पॉलिसीज, कि कभी भी अगर कन्फ्लिक्ट होते हैं तो वो क्यों होंगे? उनकी पर्सनल रिलेशन की वजह से नहीं होंगे, क्योंकि यूनिटरी में हम मान के ही क्या चल रहे हैं कि वो सब इकट्ठा है, तो हम ये मानते हैं कि अगर कन्फ्लिक्ट हो भी रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अच्छे से इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हो पाई या फिर पॉलिसीज़ को हम अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए, बट एक्चुअल में बिहेवियर में उनके पर्सनल रिलेशनशिप में कमी नहीं है। और जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है यानी कि वर्कर्स का ऑब्जेक्टिव है वो भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कंसिडर किया जाए ऑर्गेनाइजेशन की नीड को डिफाइन करते हुए, ताकि उनकी नीड भी फुलफिल हो सके, तब हमारी क्या होती है? यूनिटरी अप्रोच होती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यूनिटरी अप्रोच क्या है। तो यूनिटरी अप्रोच क्या है? जिसमें ऐसे वो हैप्पी फैमिली वर्क करते हैं, ऐसे हार्मोनियस वर्क करते हैं, उनके इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस सेम होता है। पेरेंटलिस्टिक अप्रोच है, यानी कि वो एज अ पेरेंट एक्ट करते हैं, मैनेजमेंट एज अ पेरेंट एक्ट करती है, और कन्फ्लिक्ट को इसमें क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। और ट्रेड यूनियन नहीं ही होती हैं तो उनका मेन काम क्या होता है? कम्युनिकेशन का। देन इसमें हमने दो पॉइंट ऑफ व्यू देखे, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, यानी कि वर्कर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कब हमारी यूनिटेरिज्म अप्रोच होगी वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कब मानी जाती है वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से? जब जो वर्किंग है वो फ्लेक्सिबल होगी, यानी कि उनके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल वर्किंग की जा रही होगी। देन सेकंड हमारा क्या था? यूनियन है तो वो कम्युनिकेशन पे फोकस करेगी, पार्टिसिपेशन पे किया जाएगा, गुड रिलेशन पे फोकस किया जाएगा और एनकरेजिंग होंगी। एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? पॉलिसीज हमारी क्या होनी चाहिए? जो भी पॉलिसीज अब बना रहे हो वो मोटिवेटिंग होनी चाहिए, उनके इंडिविजुअल परसेप्शन को, इंडिविजुअल नीड को भी कंसीडर किया जाना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। लाइन मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिवॉर्ड सिस्टम्स को इंक्लूड करना। स्टाफ मैनेजमेंट कन्फ्लिक्ट को हम क्या मान के चलते हैं? वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हुए हैं। नाउ सेकंड अप्रोच इज प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये कंप्लीटली अपोजिट है यूनिटरी का, कि प्लूरलिस्टिक यानी कि जैसे यूनिट में हम उन्हें एक मानते हैं, प्लूरलिस्टिक यानी कि हम उन्हें प्लूरल वर्ड दे रहे हैं, यानी कि अलग अलग मान रहे हैं। इन प्लूरलिज्म द ऑर्गेनाइजेशन इज परसीव्ड एज बीइंग मेड अप ऑफ पावरफुल एंड डाइवर्जेंट सब ग्रुप्स। दो ग्रुप से मिलके, एक से नहीं, दो ग्रुप से मिलके बनी है, वो अलग अलग हैं, दैट इज मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन, या मैनेजमेंट ऑफ वर्कर भी आप बोल सकते हो। दिस अप्रोच सीज conflict of interest and disagreement between the managers and worker over the distribution of profit is normal। इनका मानना
मानना क्या है, ये क्या कहती है, जैसे उसमें क्या किया जाता था, ओपोज किया जाता था कि कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, बट ये क्या मान के चलती है ये अप्रोच कि कन्फ्लिक्ट तो होगा, कन्फ्लिक्ट होना नॉर्मल है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग लोग हैं, दोनों का परसेप्शन अलग होगा, मैनेजमेंट अलग तरीके से वर्क करती है, वर्कर्स का ओपिनियन अलग होता है, तो दोनों के बीच में जो प्रॉफिट से रिगार्डिंग कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग कन्फ्लिक्ट्स होना काफ़ी नॉर्मल है। ये जो अप्रोच है वे परसुएशन और कोऑर्डिनेशन पे ज़्यादा फोकस करती है इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग। और इसके अंदर क्या होगा, ट्रेड यूनियन का रोल होगा, क्योंकि ट्रेड यूनियन यहाँ मीन्स यहाँ बनानी जरूरी होती है, लेजिटिमेट होती है, बट उस केस में क्या था, ऑप्शनल था। कन्फ्लिक्ट इज डेल्ट विद कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि कन्फ्लिक्ट के साथ कैसे डील किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी कि ट्रेड यूनियन मिलके और मैनेजमेंट मिलके एक नेगोशिएटिव वे पॉइंट पे आ जाते हैं कि हाँ भाई इस तरीके से हमें वर्क करना है, वो हमारा क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। देयर इज अ ग्रेटर प्रोपेंसिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट रादर देन हार्मोनी, यहाँ पे हार्मोनी, जैसे पिछली बारी में किस पे फोकस कर रहे थे, हार्मोनी पे, एकता पे फोकस कर रहे थे, यहाँ पे किस पे फोकस किया जा रहा है कि कन्फ्लिक्ट पे फोकस किया जा रहा है, कि कन्फ्लिक्ट होना कुछ गलत बात नहीं है, कन्फ्लिक्ट तो ऑर्गेनाइजेशन में होते ही रहते हैं। तो इसके पर्सपेक्टिव क्या है प्लूरलिस्टिक का, द फर्म शुड हैव इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये मान के चलते हैं कि अगर आपको आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव है तो उस टाइम पे आपको 4 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि फर्म के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उनको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ स्पेशलिस्ट होने चाहिए जिनसे आप क्या ले सको, एडवाइस ले सको, वो आपको कंसल्ट कर सके, सो दैट आप अच्छे रिलेशंस और नेगोशिएशन को मेंटेन कर सको, क्योंकि यहाँ कन्फ्लिक्ट तो होंगे ही होंगे, कन्फ्लिक्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है नेगोशिएशन चाहिएगी, नेगोशिएशन के लिए आपको एडवाइज़र को रखना चाहिए, जो आपके एडवाइज़र हों वो एक्सटर्नल आर्बिट्रीज होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट यानी कि उनको आपसे पैसे लेने नहीं है, इसका मतलब क्या है, अगर आपका किसी के साथ भी उसकी फाइनेंशियल रिलेशन हुई तो ये उसके साथ सपोर्ट कर देगी। इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी भी एक, ना तो वर्कर्स के ना मैनेजमेंट के डिपेंड नहीं होनी चाहिए, उनको हमें हेल्प रखना, उनकी हेल्प लेनी चाहिए डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। यूनियन का रिकॉग्निशन यहाँ होता है, और यूनियन किस चीज़ के लिए वर्क करती है, हमारे वर्कर्स के लिए वर्क करती है, कैरी आउट देयर रिप्रेजेंटेटिव ड्यूटी, जो भी उनको ड्यूटी बताई गई हैं वो। एंड कॉम्प्रीहेंसिव कलेक्टिव एग्रीमेंट शुड बी नेगोशिएटेड, यानी कि एक कलेक्टिव एग्रीमेंट बनाया जाता है यूनियंस के साथ ताकि नेगोशिएशन की जा सके। तो देखो यूनिटरी के बाद हमारी सेकंड अप्रोच क्या आई है, प्लूरलिस्टिक। प्लूरलिस्टिक क्या कहती है, जो उसके बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि हम 2 सब सिस्टम से वर्क करते हैं, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। अगर 2 अलग अलग सिस्टम्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके हमारा जो जितनी भी वर्किंग है उसके रिगार्डिंग क्या हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ये हार्मोनी से ज़्यादा किस पे फोकस करती है, कन्फ्लिक्ट पे फोकस करती है, और जो कन्फ्लिक्ट है वो कैसे रिजोल्व किया जाता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। इसके अंदर ट्रेड यूनियन बनती है, और इसके क्या पर्सपेक्टिव है वो हमने डिस्कस कर लिए। लास्ट इज मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है, जिसको हम रेडिकल पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। दिस पर्सपेक्टिव इज टू रिवील द नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यानी कि ये कौन सी नेचर के लिए बना है, कैपिटलिस्ट जो हमारी सोसाइटी है जहाँ पे कैपिटलिज्म है, यानी कि हम कैपिटल इंटेंसिव चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं, खुद प्राइवेट ओनरशिप में सारी चीज़ें हैं, उस सोसाइटी से रिलेट करती है। इट थिंक्स दैट वर्क प्लेस रिलेशन आर अगेंस्ट द हिस्ट्री, कि जैसा पहला होता था अब वैसा नहीं रहा। पहले हम लेबर इंटेंसिव चीज़ों को यूज़ करते थे, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता था, लेकिन अब जो वर्क प्लेस की इक्वेशन है, रिलेशन है, वो चेंज हो चुकी हैं। इट रिकॉग्नाइज इनइक्वालिटीज़ इन द पावर इन द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एंड इन वाइडर सोसाइटी एज अ होल। ये क्या मान के चलती है कि अब इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी होता है, और इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होना क्या है, जिसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। इसलिए कन्फ्लिक्ट क्या है, अनअवॉइडेबल है, क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या है कि जो ओनर है उसके हाथ में सारी चीज़ें होती हैं, वो खुद डिसाइड करता है, तो उस टाइम पे कन्फ्लिक्ट होने क्या है, काफ़ी नॉर्मल चीज़ें हैं, और कन्फ्लिक्ट को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। व्हाट्स मोर, अ नेचुरल रिस्पॉन्स रिगार्डिंग वर्कर्स अगेंस्ट द कैपिटलिज्म एक्सप्लोटेशन इज सीन एज ट्रेड यूनियन। और इसके अंदर भी ट्रेड यूनियन क्या है, नेसेसरी है, क्योंकि अगर सिंपल सी बात है कैपिटलिज्म है, कैपिटल इंटेंसिव चीज़ों को यूज़ किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है लेबर उसके अगेंस्ट होंगे, क्योंकि लेबर को क्या लगता है अगर कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें आ रही हैं तो वो उनकी जॉब को कम कर रही हैं, उनके काम को कम कर रही हैं, उनकी सैलरी को कम कर रही हैं। तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट क्या होते हैं, लेबर होते हैं, और लेबर का कौन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, उसके एक्सप्लोटेशन से उसे कौन बचाता है, ट्रेड यूनियन। दिस व्यू ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड सोसाइशल चेंज। अब इसके अंदर क्या माना गया है, वीकनेस एंड जो हमारे रेडिकल जो चेंजेस की थ्योरी है, रेडिकल पर्सपेक्टिव है, उसने आर्ग्यू किया है दैट
weakness and contradiction inherent in the capitalist system would result in revolution and the ascendancy of socialism over capitalism। यानी कि जो हमारा कैपिटलिस्टिक है उसकी वजह से क्या हो रहा है, कैपिटलिज्म से ऊपर सोशलिज्म को रखा जा रहा है, क्योंकि जो हमारे लेबर क्या है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, कंप्लीटली अगेंस्ट खड़े होते हैं कैपिटलिज्म के, और वो क्या करते हैं, उसके थ्रू हमारा सोशलिज्म ज़्यादा प्रायोरिटी पाता है इन कंपैरिजन टू कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म फोस्टर मोनोपोलीज, क्योंकि कैपिटलिज्म क्या है, वो मोनोपोली लेके आता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वर्कर के ऊपर रूल कर सकते हो, वर्कर की वेजेस कम हो जाती हैं, इसीलिए वर्कर क्या होते हैं, हमेशा compete करते हैं कैपिटलिस्ट के साथ, और उनके वो हमेशा क्या कैसे रन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हार्मोनियस तो होते नहीं, विन लॉस सिचुएशन होती है, यानी कि एक जीतेगा दूसरा हारेगा, या तो वर्कर जीतेंगे या कैपिटलिस्ट जीतेंगे। तो इसका मानना क्या है, ये थ्योरी हमारी कंप्लीटली रेडिकल जो पर्सपेक्टिव है कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड है कि अब टाइम चेंज हो गया, कैपिटलिस्टिक टाइम है, कैपिटलिज्म का टाइम है, और कैपिटलिस्ट के कंप्लीट अगेंस्ट हमारे वर्कर होते हैं, इसीलिए कन्फ्लिक्ट होते हैं, उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। ट्रेड यूनियन उन्हें क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। अब कन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म की वजह से क्या आता है, मोनोपोली होती है, जिसके थ्रू आप वर्कर के ऊपर क्या कर सकते हो, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसकी वजह से, जैसे अगर आपने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आपने पढ़ा भी होगा ना, तो वर्कर आर ट्रीटेड एज अ कोमोडिटी। तो अगर हम उन्हें कोमोडिटी का ट्रीट करते हैं, उन्हें अच्छी जो चीज़ें वो प्रोवाइड नहीं करते, तो इसलिए वो क्या हो जाता है कि उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, और विन लॉस सिचुएशन का एरिया आ जाता है, या तो एक जीतेगा, यानी कि दोनों हैप्पी नहीं रह सकते, या तो एक हैप्पी है या दूसरा। सो दिस पर्सपेक्टिव फोकस ऑन द फंडामेंटल डिवीजन ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, यानी कि कैपिटल और लेबर के बीच में एक डिवीजन हो जाता है, और एक के इंटरेस्ट पे ही फोकस रह जाता है। सीज वर्क प्लेस रिलेशन अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ सोसाइटी एंड एज्यूम दैट द कन्फ्लिक्ट इन द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी है तो हमारे क्या होंगे, कन्फ्लिक्ट भी होंगे, क्योंकि सोसाइटी अपने बारे में सोचती है और ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में सोचती है, तो कन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं किया जा सकता। कन्फ्लिक्ट क्या है, अनअवॉइडेबल है, और ट्रेड यूनियन क्या है, जो नेचुरल रिस्पॉन्स इसका प्रोवाइड करती है। तो इसका जो बेसिक कंक्लूजन है इस थ्योरी का वो क्या है कि ये कैपिटलिज्म पे फोकस करती है, जिसके अंदर कन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल है। ये याद रखना, इसके कंक्लूजन यही है कि कन्फ्लिक्ट इसके अंदर अनअवॉइडेबल है, क्योंकि कैपिटलिज्म किसके थ्रू क्या होती है, मोनोपोली होती है एंड एक्सप्लॉयटेशन होता है, और उस अनअवॉइडेबल कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए वर्कर्स के थ्रू कौन वर्क करता है, ट्रेड यूनियन वर्क करती है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।